आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे पहलू पर आपसे कुछ चीजें साझा करेंगे जो अभी डिस्कशन में है पार्लियामेंट में, जिसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। संविधान संविधान में लोकतंत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इस लोकतंत्र से हम सबको प्यार है। इस लोकतंत्र के बारे में अंबेडकर के क्या विचार थे, ये साझा करना बहुत जरूरी है और वे बहुत रेलेवेंट विचार हैं। अपने इन विचारों को अंबेडकर ने कभी डिसोन नहीं किया, क्योंकि तरह तरह से कसीदे पढ़े जा रहे हैं और लोकतंत्र का अपहरण हो रहा है। नहीं, लोकतंत्र की प्रशंसा हो रही है, लोकतंत्र की पूजा की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है। जो लोकतंत्र की भरपूर प्रशंसा कर रहे हैं वे इस काम में लगे हुए हैं। अंबेडकर ने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में? उनकी बहुत साफ राय थी कि जनतंत्र जो है वो जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। सन 1943 की घटना है ये जिसे मैं जिक्र कर रहा हूं। इंडियन फेडरेशन के कार्यकर्ताओं के एक शिविर में अंबेडकर ने भाषण दिया था और उस भाषण में उन्होंने कहा था, कोट, हर देश में संसदीय लोकतंत्र के प्रति बहुत असंतोष है। भारत में इस प्रश्न पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। भारत संसदीय लोकतंत्र प्राप्त करने के लिए बातचीत कर रहा है। इस बात की बहुत जरूरत है कि कोई यथेष्ट साहस के साथ भारतवासियों से कहे कि संसदीय लोकतंत्र से सावधान। यह उतना बढ़िया उत्पाद नहीं है जितना दिखाई देता था। कोटेशन बंद। 1943 में अंबेडकर कह रहे हैं कि संसदीय लोकतंत्र से सावधान। इसी में वो आगे कहते हैं, कोट, संसदीय लोकतंत्र कभी जनता की सरकार नहीं रहा, न जनता के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार रहा। कभी ऐसी भी सरकार नहीं रहा जो जनता के लिए हो। कोटेशन बंद। इसी प्रसंग में एक और बहुत महत्वपूर्ण उनका 1942 में रेडियो पर दिया गया भाषण है जिसमें कि स्वाधीनता, समानता और भाईचारा, इन तीन सूत्रों की उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में जो नारे उभरे थे, उन नारों के संदर्भ में उन्होंने विस्तार से स्वाधीनता, समानता और भाईचारे की व्याख्या की थी। उसमें उन्होंने कहा 1942 के भाषण में कि मजदूर के लिए स्वाधीनता का अर्थ है जनता के द्वारा शासन। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ जनता के द्वारा शासन नहीं है। कोटेशन बंद। संसदीय लोकतंत्र की व्याख्या करते हुए अंबेडकर कहते हैं, कोट, संसदीय लोकतंत्र शासन का ऐसा रूप है जिसमें जनता का काम अपने मालिकों के लिए वोट देना और उन्हें हुकूमत करने के लिए छोड़ देना होता है। कोटेशन बंद। ये अंबेडकर के विचार जो है वर्किंग क्लास के दृष्टिकोण से संसदीय जनतंत्र पर व्यक्त किए गए विचार हैं। 1942, 1943, इसमें वे कहते हैं कि संसदीय लोकतंत्र से सावधान। लोकतंत्र पर जब बातें हो, संविधान पर जब बातें हो, तो मजदूर के नजरिए और किसान के नजरिए से बातें क्यों नहीं होंगी? किसान तो लाठी खाएंगे, आंसू गैस के गोले खाएंगे, है ना, और नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह रसगुल्ले खाएंगे और आरएसएस के लोग जलेबी खाएंगे। यह संसदीय लोकतंत्र। अंबेडकर पहले लोगों में से थे। अंबेडकर ने संविधान बनाया, केंद्रीय भूमिका थी अंबेडकर की। अंबेडकर की धारणा थी कि संसदीय लोकतंत्र से सावधान, और यह बात
हम लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि संविधान पर जब बहस करें तो मजदूर वर्ग के नजरिए से संविधान की पुनर्व्याख्या की जानी चाहिए। संविधान की 75 साल में भूमिका का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ये जिस संसदीय जनतंत्र को हम देख रहे हैं, ये मालिकों का जनतंत्र है, इसका जनता के जनतंत्र से कोई संबंध नहीं। ये जो सो कॉल्ड लोकशाही की आड़ में जो बहुत सारी बातें होती रहती हैं, ये सारी की सारी मालिकशाही और कारपोरेट शाही का प्रतिबिंबन है। अम्बेडकर ने साफ कहा था ये कि जब तक पूंजीवाद है तब तक सही मायने में स्वतंत्रता संभव नहीं है और न समानता संभव है। अगर आपको वास्तव में स्वतंत्रता हासिल करनी है तो पूंजीवाद से मुक्ति लेनी होगी, तभी इस वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता और समानता प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहां जितने भी बहस के पहलू हैं वे सारे के सारे पूंजीवादी फ्रेमवर्क के पहलू हैं। अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया था कि वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ है सभी किस्म के विशेषाधिकारों का खात्मा। नागरिक सेवाओं से लेकर फौज तक, व्यापार से लेकर उद्योग धंधों तक सभी किस्म के विशेषाधिकार खत्म किए जाएं। हमारे यहां तो विशेषाधिकार है। अजीत पवार का 4 साल के अंदर 70,000 करोड़ रुपए का घोटाले का केस सिलटा के खत्म कर दिया गया। करोड़ों लोगों के केस दसियों साल से अदालत में चल रहे हैं। अजीत पवार का विशेषाधिकार है। कानून की नजर में भी विशेषाधिकार है। कानून में भी उसी की चलती है जिसके पास में विशेषाधिकार है। तो अंबेडकर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अगर हमें सचमुच में स्वतंत्रता अर्जित करनी है तो हमें विशेषाधिकार खत्म करने होंगे। उन तमाम चीजों को खत्म करना होगा कानून में जो असमानता पैदा करें। आपके टैक्स रिटर्न के बारे में तो जल्दी फैसला होता ही नहीं है। हजारों लोग जीएसटी की वजह से परेशान है, हजारों व्यापारी परेशान है। अजीत पवार का केस बहुत जल्दी सुलझ गया। बाकायदा उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। उनकी 1,000 करोड़ की संपत्ति वापस देने का भी ऑर्डर हो गया। तो एक ही कानून है देश में, लेकिन अजीत पवार के पास में विशेषाधिकार है। और अजीत पवार बहुत ताकतवर आदमी है। अंबेडकर ने जो बात कही थी वो बहुत ही कांटे की और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसे मैं कोट कर रहा हूं। अंबेडकर ने कहा था, लोकप्रिय हुकूमत के तामझाम के बावजूद, ये कोटेशन है उनका, मेरी राय नहीं है, मैं इससे सहमत हूं। उन्होंने कहा था, कोट, लोकप्रिय हुकूमत के तामझाम के बावजूद संसदीय लोकतंत्र वास्तव में आनुवंशिक शासक वर्ग द्वारा आनुवंशिक प्रजा वर्ग पर हुकूमत है। यह स्थिति वर्ण व्यवस्था से बहुत कुछ मिलती जुलती है। ऊपर से लगता है कोई भी आदमी चुना जा सकता है, मंत्री भी हो सकता है, शासन कर सकता है। वास्तव में शासक वर्ग एक तरह वर्ण बन जाता है। उसी में से थोड़े से उलटफेर के साथ शासक चुने जाते हैं। जो प्रजा वर्ग है वह सदा शासित बना रहता है। कोटेशन बंद। संसदीय लोकतंत्र में प्रजा शासित रहती है, वो शासन नहीं करती। ये इल्यूजन हम लोग दिमाग से निकाल दें। मान लो अगर नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इसके लिए तो इतना हल्ला हो रहा है। अगर उन्होंने हनन न किया होता और वो ऐसे ही चलता तो क्या जनता का शासन मान लिया जाता? नहीं। जनता के शासन के लिए जरूरी है कि विशेषाधिकार खत्म किए जाएं। लोकतंत्र जनता चलाएगी,
शासन जनता चलाएगी, यहां तो जनता चलाती ही नहीं है, जनता चलती है। वे गाइड करते हैं कहां किस रास्ते पर जाना है। इसलिए ये जो डिबेट है संविधान को लेके, तो कायदे से अंबेडकर के नजरिए पर डिबेट की जानी चाहिए। अंबेडकर ने जो चीजें कही है उनका अनुकरण किया जाना चाहिए। तो अंबेडकर की बताई हुई बातों को तो अनुकरण करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों? क्या दिक्कत है उसमें? मत मानो नेहरू की, मत मानो गांधी की, अंबेडकर की तो मानो। तो अंबेडकर की नहीं मानेंगे, वो सावरकर की मानेंगे, गोलवलकर की मानेंगे, वो मोहन भागवत की मानेंगे। अंबेडकर ठेंगे पे, वो खाली मूर्ति है, वो पूजा कर देंगे, उसकी माला पहना देंगे, वोट ले लेंगे अंबेडकर के नाम पर। अंबेडकर के किसी भी विचार का वो पालन नहीं करेंगे, किसी विचार का वो प्रचार नहीं करेंगे। और वे लोकतंत्र के रक्षक हैं। कमाल है। जिसने संविधान बनाया उसके अपने विचार भी थे। वो विदेशी नहीं था, वो हिंदुस्तानी था। उसने आपके लिए आधुनिक युग की गीता बनाई, जिसे हम कहते हैं संविधान। श्रीमद् भगवत गीता जिसने लिखी, संयोग की बात है वो भी दलित था, और जिसने आधुनिक संविधान लिखा वो भी दलित है। आश्चर्य नहीं लगता आपको? दलित कितने प्रतिभाशाली है। और इसके बावजूद आप एक चीज बताइए, क्या लोकतंत्र के बाद दलितों का उत्पीड़न और दलितों का पिछड़ापन खत्म हो गया? दलितों के साथ में समाज में समान व्यवहार हम करने लगे? नहीं। आज भी पग पग पर दलितों की उपेक्षा और अवहेलना होती है, उत्पीड़न होता है। लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, वो नरेंद्र मोदी को दिखाई नहीं देता, वो राजनाथ सिंह को दिखाई नहीं देता, वो मोहन भागवत को दिखाई नहीं देता, आरएसएस के लोगों को आपने कभी दलितों की मुक्ति के लिए, दलितों पर अत्याचार के खिलाफ में बोलते हुए, लिखते हुए, आंदोलन करते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, वोट के लिए वो जरूर जाएंगे, वो इसके लिए मैनिपुलेशन करेंगे, वो घूस देंगे, वो और सारी चीजें करेंगे। एक अन्य चीज है जो कि मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, वो ये कि डेमोक्रेसी अर्जित करनी है ना मुझे, तो डेमोक्रेसी को अर्जित करने के लिए संविधान की स्पिरिट को, जैसा कि मैंने एक पहले एपिसोड में कहा था आपसे, तो मुझे संविधान के और संविधान निर्माता के, खासतौर पर अंबेडकर के दृष्टिकोण की जो स्पिरिट है उसको पकड़ना होगा। वो स्पिरिट क्या है? उन्होंने 10 बड़ी कठिनाइयों का जिक्र किया है जो कि इस आधुनिक भारत को बनाने में हमारे सामने है। हम इनसे रोज दो चार होते हैं। वो स्पिरिट क्या है? अंबेडकर कहते हैं कि पहली बड़ी बाधा है मोह। जब तक व्यक्ति पूर्णतया अपने अहम में रहता है, प्रत्येक भड़कीली चीज का पीछा करता है, जिनके विषय में व्यर्थ ही यह सोचता है कि वे उसके हृदय की अभिलाषा की तृप्ति व संतुष्टि कर देंगी, तब तक उसको आर्य मार्ग नहीं मिलता। जब उसकी आंखें इस तथ्य को देखकर खुलती हैं कि वह इस असीम व अनंत का एक छोटा सा अंश है, तब वह यह अनुभूति करने लगता है कि उसका व्यक्तिगत अस्तित्व कितना नश्वर है। तभी वह इस संकीर्ण मार्ग में प्रवेश कर सकता है। अहम के मोह से निकलो। और दूसरी जो सबसे बड़ी बाधा है जिससे कि पूरी डेमोक्रेसी, पूरा सिस्टम, पूरा समाज परेशान है, वह है संदेह और अनिर्णय की स्थिति।
नरेंद्र मोदी अभी तक तय नहीं कर पाए हैं, इतने कंफ्यूजन में है कि वो मणिपुर जाएं कि न जाएं। वो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं पिछले 10 साल में कि वो दलितों के घर जाएं कि न जाएं। एक और चीज है, वो ये कि जो सबसे बड़ी बाधा है, जो कि अभी सिस्टम की बाधा बन गई है। अब हम हमारा जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी पर और साइंटिफिक टेम्पर पर निर्भर नहीं है, बल्कि धार्मिक अनुष्ठानों पर निर्भर है। कर्मकांड जिनसे हम सिस्टम को दूर कर चुके थे, वो सिस्टम में कर्मकांड घुस आए। जिस पुरोहित वर्ग से, जिन पंडितों से हम पीछा छुड़ा चुके थे लोकतंत्र का, वे अब सत्ता के पास आ गए। अब लोगों को लगने लगा है कि धार्मिक अनुष्ठान से हर किस्म की बाधा से मुक्ति मिल सकती है। और ये जब नरेंद्र मोदी ये विश्वास करने लगे, तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र कितने बड़े खतरे में है, साधारण आदमी का जीवन कितने बड़े खतरे में है। जबकि सब लोग जानते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान से राष्ट्र की समस्याएं हल नहीं होती। एक और चीज जिसने के सबसे अधिक प्रभावित किया है, वो ये कि व्यक्तियों के प्रति द्वेष और वैमनस्य की भावना। ये डेमोक्रेसी के विकास के लिए, धर्मनिरपेक्षता के विकास के लिए, संविधान की स्पिरिट के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। और आखिरी चीज जिसकी तरफ अंबेडकर ध्यान खींचते हैं, ये अभिमान, दंभ और भौतिक वस्तुओं के प्रति अगाध मोह, ये बिल्कुल दीमक की तरह समाज में घुस गए हैं। इसने क्या किया कि हमारे पूरे के पूरे संविधान की जो उच्चतर भावनाएं, वो विकसित ही नहीं होने दी। और लास्ट और महत्वपूर्ण चीज, वह अज्ञानता। हम अज्ञानता पर अभी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। हम अज्ञानता को ज्ञान में नहीं बदल पाए, तो अब डेमोक्रेसी जो है वो लोकतांत्रिक चेतना में कैसे बदले? लोकतंत्र की चेतना लोगों में आए कैसे? डेमोक्रेसी तो आ गई, लेकिन अज्ञानता बनी रही। लोकतंत्र तभी सार्थक होता है और अर्थवान बनता है जबकि अज्ञानता दूर करे। तो हमारे यहां जो लोकतंत्र की जो स्पिरिट थी, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू था अज्ञानता को दूर करना। और अज्ञानता को दूर करके आप तमाम कठिनाइयों पर विजय हासिल कर सकते थे, लेकिन आपने अज्ञानता दूर नहीं की, उसे पाल पोस कर रखा। तो ये अज्ञानता जो है वो शिक्षितों को भी कांटे की तरह चुभ रही है, वो राजनीति को भी कांटे की तरह चुभ रही है, वो लोकतंत्र को भी कांटे की तरह चुभ रही है। और यही वजह है कि लोकतंत्र क्षत विक्षत पड़ा हुआ है। लोकतंत्र को अर्जित करने के लिए इन बाधाओं से मुक्त होना बेहद जरूरी है। ये स्पिरिट है उस संविधान की। और किसने कही है ये? अंबेडकर ने। मैं अंबेडकर के विचारों का जिक्र जानबूझ के कर रहा हूं, क्योंकि अंबेडकर आर्किटेक्ट है, उनके पास में उसकी एक राजनीतिक समझ है। और ये राजनीतिक समझ हमारा संविधान देता है, जिसे हमें पकड़ना चाहिए। अगर हमें सचमुच में लोकतंत्र को सार्थक करना है, साकार करना है, जो कि
दावा करते हैं, तो हमें यह देखना चाहिए कि क्या हम अज्ञानता को नियंत्रित करना चाहते हैं या अज्ञानता का विकास करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में तो अज्ञानता का और बगीचा हरा भरा हो गया है। जब आप झूठ बोलेंगे, जब आप फेक इंफॉर्मेशन देंगे, जब आप सच्चाई को छिपाएंगे, तो किसका विकास होगा? अज्ञानता का ही विकास होगा। लोकतंत्र इससे और ज्यादा कमजोर होगा। संविधान के राजनीतिक सपने को साकार करना है तो जरूरी है कि लोकतंत्र का सपना देखें। लोकतंत्र का सपना देखने के लिए जरूरी है कि लोकतंत्र की बाधाओं को जानें कि लोकतंत्र के विकास में बाधाएं कहां से आती हैं। तो लोकतंत्र के सपने की बजाय तो हम लोग एक घर का सपना देखते हैं, कार का सपना देखते हैं, हम अपने स्कूल के बच्चों का सपना देखते हैं, अपने कैरियर का सपना देखते हैं, प्रोफेसर होने का सपना देखते हैं, वगैरह वगैरह। अपने निजी सपने में और निजी कैरियर, निजी सुख सुविधा में हम व्यस्त हैं। हमारे पास लोकतंत्र का सपना देखने का समय ही नहीं है। तो लोकतंत्र का सपना अगर आप नहीं देखेंगे तो लोकतंत्र अर्जित कैसे करेंगे? जाहिर है नरेंद्र मोदी और उनकी जो टीम है वो तो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रही है, जो कि संभव नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना संभव नहीं है। आप संविधान को नष्ट कर सकते हैं, संविधान को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, संविधान को स्थगित कर सकते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जनता में एक वर्ग ऐसा है जो कि लोकतंत्र का सपना देखता है। जनता में एक वर्ग ऐसा है जिसे मजदूर कहते हैं, किसान देखते कहते हैं, जो अपने अधिकारों के प्रति सजग है और वह संविधान को अपने तरीके से, संवैधानिक अधिकारों को अपने तरीके से देखता है और जिसके अंदर कुर्बानी का मादा है। तो संविधान पर जब बहस हो तो मजदूर के नजरिए से बहस हो, किसान के नजरिए से बहस हो, और उस बहस में ये पहलू सामने आने चाहिए, क्योंकि मजदूरों और किसानों को अज्ञानता के दायरे में कैद करके रखा गया, उनकी अज्ञानता का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया गया। उनसे यह बात छुपाई गई जो अंबेडकर ने कही थी। अंबेडकर ने कहा था संसदीय जनतंत्र से सावधान। कम्युनिस्टों का यही तो दोष था। कम्युनिस्ट यही तो बार बार कहते थे कि यह संसदीय जनतंत्र से सावधान। ये विचार एसेंशियली अंबेडकर का था। 1942-43 में अंबेडकर ने यह बात कही थी। 1942-43 में अंबेडकर ने यह बात कही थी कि ये जो शासन है ये वर्ण व्यवस्था का रूप है, इससे सावधान। तो हमारे सामने चुनौती क्या है? डेमोक्रेसी का सपना देखें। डेमोक्रेसी के सपने में राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्ति की संप्रभुता का विकास करें और समानतावादी दृष्टिकोण का विकास करें, और इसमें जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करें जिनका मैंने आज जिक्र किया है आपसे। अगर हम इन बाधाओं पर विजय हासिल नहीं कर पाते तो हम सही अर्थ में हम लोकतंत्र का विकास नहीं कर सकते। अंत में एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं, यहां उद्धृत करना चाहता हूं अंबेडकर का ही, क्योंकि अंबेडकर के विचार बहुत मूल्यवान विचार हैं, खासतौर पर संविधान की राजनीतिक स्पिरिट को पकड़ने के लिए। अंबेडकर की धारणा थी जिस धारणा को हम लोगों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। वो ये बार बार कहते थे कि ये जो राष्ट्र है और ये राष्ट्र के साथ में जो सारा का सारा तामझाम है, इस पूरे तामझाम में डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। मुझे डेमोक्रेसी चाहिए, वर्किंग क्लास के दृष्टिकोण से डेमोक्रेसी चाहिए, मुझे बुर्जुआजी के दृष्टिकोण से डेमोक्रेसी नहीं चाहिए।
जो लोग अभी बहस कर रहे हैं संसद में, पक्ष और विपक्ष दोनों में, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, वर्किंग क्लास के नजरिए से संविधान पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि 75 साल में वर्किंग क्लास को और किसानों को क्या मिला। किसान आज भी आंसू गैस की गोलियां और छर्रे झेल रहे हैं। किसानों का दमन बंद नहीं हुआ है। हर साल हजारों किसान आत्महत्या करके मर रहे हैं। संसदीय लोकतंत्र की यह सबसे बड़ी असफलता है। हमें जब हम संविधान की बातें करें तो हम इस चीज पर ध्यान दें कि हमें कम से कम मजदूर के नजरिए, किसान के नजरिए से संविधान पर विचार करना चाहिए। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम मजदूरों और किसानों के जीवन में कितनी खुशहाली लाया है, इस पर सोचे हम लोग। मिडिल क्लास के जीवन में कितनी खुशहाली आई है, यहां से न देखें। हिंदुस्तान के बड़े हिस्से में, तकरीबन 70 करोड़ से अधिक हिस्से में किसान और मजदूर रहते हैं। उनके लिए संसदीय लोकतंत्र सिर्फ पामाली लेकर आया है। उनको कर्जगीर बनाया है इसने। ये हमारी चिंता में नहीं है। और जो लोग इसकी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनकी बात को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो चुनौती तो बहुत सीरियस है। तू मैं करके तो इसका समाधान नहीं होगा। असमानता और कर्ज और उत्पीड़न, मजदूर और किसान को ये तीन चीज विरासत में मिली है इस संसदीय जनतंत्र में। तो असमानता, कर्ज और उत्पीड़न का परिप्रेक्ष्य छोड़कर, मजदूर और किसान के परिप्रेक्ष्य को छोड़कर संविधान पर कोई भी बहस बेमानी है। वो प्रतिस्पर्धी भाव से हो तो हो, भाई मैं तुम्हारे पॉइंट्स खराब गिनाऊं, तुम मेरे पॉइंट्स खराब गिनाओ। मजदूरों और किसानों के पक्ष में बोलने वाले लोग तो है ही नहीं। और जो बोल रहे हैं वो कितना मजदूरों के पक्ष में बोल रहे हैं, आप मुझसे अच्छा जानते हैं। सवाल यह है कि हमारे देश में 75 साल में भूमिहीन कृषक बढ़े या घटे? भूमिहीन कृषक बढ़े, खेतिहर मजदूर बढ़े, डेली वेज वर्कर बढ़े, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों की संख्या बेतहाशा बढ़ी। और उनको बदले में क्या मिला? असमानता, कर्ज और सामाजिक अवहेलना और उत्पीड़न। और इनके लिए संविधान और उसके संचालक मानवाधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर पाए। उनके लिए सामान्य से ह्यूमन राइट्स की जो मिनिमम सुविधाएं वे मुहैया नहीं करा पाए। सिर्फ 100 किसान दिल्ली आना चाहते हैं और सरकार उनको आने नहीं देना चाहती। किसान दिल्ली में आके पीसफुल धरना देना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें धरना देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके उनको वहीं बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर रोकने के लिए तैयार है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी विद डंडा। तो इस डेमोक्रेसी का मजदूर और किसानों के लिए तो कोई अर्थ नहीं है। मजदूर और किसानों की पामाली तो इससे घटी नहीं है डेमोक्रेसी से। तो जो ही आप मजदूर और किसान को केंद्र में लाके डेमोक्रेसी का पुनर्मूल्यांकन करेंगे, संविधान की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करेंगे,
तो आपके हाथ में बहुत कम पॉजिटिव चीजें होंगी। प्रश्न यह है कि क्या संविधान पर बात मजदूर और किसान के नजरिए से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो सिर्फ इसी के लिए सत्र क्यों नहीं बुलाया जाता कि किसान जिन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं उन मांगों पर संसद फैसला ले। ये कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें जातियां खत्म नहीं हुई और जातियां बढ़ गई? जाति शोषण खत्म नहीं हुआ बल्कि और जाति शोषण बढ़ गया। इसका मतलब है कि कहीं कोई बहुत बड़ी पोल है, ऊपर डेमोक्रेसी है। तो संविधान पर जब बहस हो तो मजदूरों और किसानों के नजरिए से बहस हो, तभी एक सार्थक संविधान और संविधान की बहस जन्म लेगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।